Mukesh, जी please introduce yourself. मैम आई एम मुकेश तोमर. माय फादर नेम इज दीतू सिंह तोमर. ही इज अ फार्मर. मैम आई completed my graduation from National Law Institute University Bhopal in the year 2022, and then after that I prepare for the various competitive exams for 1.5 year, and then I joined practice, and I am currently doing practice in Bhopal district and session court. कौन से एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो? मैम अभी तो लाइक इनिशियल में दोनों देख रहा हूँ, अच्छा, सिविल और क्रिमिनल. यस मैम. इंटरेस्ट ज्यादा का है? मैम अभी फॉर एग्जांपल जिनके साथ मैंने अभी ज्वाइन किया वो सिविल में थोड़ा ठीक ठाक करते हैं, तो उस तरह के काम ज़्यादा आ रहे हैं. हालांकि मैंने क्रिमिनल केसेस में भी मतलब एक्सपोजर ले रहा हूँ. ठीक है. मुकेश, फार्मिंग ज्वाइन करने का मन नहीं किया फादर के साथ? मैम फार्मिंग ज्वाइन कर सकते थे, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर सही तरीके से करो तो. बट मैम मेरे पास इतनी होल्डिंग नहीं है. लाइक माय फादर हैज़ 2 or 3 एकर्स, और उसमें भी मैम फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और जो इरिगेशन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी थोड़ा सा उस तरफ जाने का मन नहीं है. और मैम फॉर एग्जांपल हम 2 भाई हैं, तो अगर अच्छी जगह जा सकता हूँ तो कोई ना कोई संभालने के लिए है. ठीक है, ठीक है. IBPS लॉ ऑफिसर बनने का कैसे सोचा? मैम शुरुआत से मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना था, तो बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं, जैसे NICL वगैरह हो गया, या फिर जो PSUs वगैरह के एग्जाम्स जैसे कोल इंडिया का होता है. तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना था, और स्पेशली उस फील्ड में जहाँ पर लॉ का इस्तेमाल हो. तो IBPS SO जो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है मुझे कि मैं लीगल फील्ड में, खासकर बैंकिंग सेक्टर में और इकोनॉमिकल सेक्टर में अपने आप को और अच्छे तरीके से मतलब और स्किल डेवलप कर सकूं और एक्सपोजर ले सकूं. तो इसलिए मुझे मतलब IBPS भी उसमें भी इंटरेस्ट आया. अच्छा, तो मुकेश आप मुझे ये बताइए, ड्यू डिलिजेंस आप क्या समझते हैं? ड्यू डिलिजेंस मीन्स मैं मतलब बैंकिंग अगर उस वे में बात करूं तो जो बैंक के कस्टमर्स हैं, है ना, तो उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे हम अभी आजकल जानते हैं कि KYCs हो रही हैं, जो कस्टमर्स हैं, बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके, तो उसका फुल फॉर्म ये है कि नो यूर कस्टमर्स, है ना. तो ड्यू डिलिजेंस में ये है कि उसके बैकग्राउंड्स क्या क्या है बिफोर प्रोवाइडिंग द लोन, है ना. तो उसके बारे में अपन को थोड़ा एक बार जान लेना चाहिए कि क्योंकि हमारी जो बैंक की अर्निंग क्या रहेगी, वो अगर जो अपन लोन देंगे उसको रियलाइजेशन होगा कि नहीं विथ इंटरेस्ट. तो अगर अपन ढंग से अगर ड्यू डिलिजेंस के साथ अगर लोन देते समय नहीं ध्यान रखेंगे तो ये भी हो सकता है कि बैंक को लॉस हो. तो इसलिए ड्यू डिलिजेंस देना रखना मतलब बहुत जरूरी है बिफोर प्रोवाइडिंग द लोन. और ये ड्यू डिलिजेंस करना किसका काम होता है? ड्यू डिलिजेंस में मतलब जैसे बैंक में होते मैनेजर तो होते ही हैं, बट मैनेजर लोग लीगल जो एडवाइजर रहेंगे उनके पास फाइल पहुंचाएंगे कि भाई फॉर एग्जांपल आप सिक्योर्ड असेट दे रहे हो किसी बिल्डिंग को या किसी मतलब प्रॉपर्टी को रखकर. तो लीगल एडवाइजर का काम ये रहेगा कि भाई जो प्रॉपर्टी नेम्ड है वो प्रॉपर लॉफुल तरीके से है कि नहीं है. तो ये हमारा मतलब मैं समझता हूँ कि ये हमारा काम रहेगा कि चेक करके बैंक मैनेजर या फिर जो भी संबंधित विभाग रहेगा उनको बताना. अच्छा, सरफेसी का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, सरफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002. अच्छा, इसका सेक्शन 17 बताइए क्या है? सेक्शन 17 में बात करता है कि कब मतलब सिक्योर क्रेडिटर्स है वो DRT के पास, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास कब जा सकते हैं. ठीक है, जब जैसे मतलब जैसे उसमें सरफेसी एक्ट में तो ये स्पेशली यही बोला गया है कि अगर जैसे बोरोवर है, अगर कोई उसकी ग्रीवांसेस है या फिर कोई चीज है, जैसे रिकवरी ऑफिसर ने अगर जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया तो उसके खिलाफ वो मतलब DRT जा सकता है. और मैम ज्यादातर ये होता है कि DRT में देखो सरफेसी में ये होता है कि 1 लाख से ऊपर के अमाउंट हो तो आप सरफेसी के उसमें भी जा सकते हो और DRT के पास भी जा सकते हो. लेकिन DRT के पास ये है कि अगर आपके पास 20 लाख से ऊपर की अगर रिकवरी है तो आप डायरेक्टली DRT के पास जाओगे. तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जाने के लिए. अच्छा, 13(2) और 13(3) क्या है? 13(2) और 13(3) मैम 13(2) में ये होता है कि आप एक बार तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई करोगे आपकी भाई जो संबंधित फाइनेंशियल असेट्स है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है. ठीक है,
फिर बाद में उसके बाद ये होता है कि आपको 60 डेज का मतलब डिमांड नोटिस बेसिकली कहेंगे वो देना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं मतलब जो बोरोवर है अगर लोन प्रोवाइड नहीं मतलब रिपे नहीं करता है जो डिमांड मनी है, तो फिर बाद में आप 13/4 में आप है ना उसकी इन्फोर्समेंट मतलब सिक्योरिटी एसेट्स का इन्फोर्समेंट करने के लिए आप हो जाओगे, मतलब एलिजिबल हो जाओगे। सरफेसी एक्ट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस नहीं जाते, क्या एक्सेप्शंस हैं इसके? मैम ये सेक्शन 31 बात करता है इस बारे में कि कौन कौन से चीजों पर अप्लाई नहीं होगा। तो मैम इसमें जैसे लीन ओवर द गुड्स है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू अराइज हुए हैं, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 लाख से कम की अमाउंट रहेगी तो आप उसके ऊपर सरफेसी एक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर बात ये रही कि अगर सिक्योर्ड असेट्स में एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें भी नहीं। फिर अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वेसल्स वगैरह पे या फिर इस तरह पर, तो भी आप उसमें मतलब सरफेसी एक्ट का अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर क्या करेंगे? फिर मैम रिकवरी जो डेट रिकवरी जो अदर प्रोविजंस है उसके अंतर्गत जाएंगे डीआरटी के पास। डीआरटी के पास जाएंगे? सॉरी मैम कहाँ इसके जाएंगे? जवाब मैम सिविल सूट रिकवरी सूट आप फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है आपने? जी मैम। इंडेमनिटी और बेलमेंट बता सकते हो मुझे? इंडेमनिटी में बेसिकली मैम इंडेमनिटी और गारंटी बताओ पहले। हाँ, indemnity section 124 defines indemnity wherein the promisor promises to make the loss fulfill the loss if happened because of the act of the promisor himself or by any other person। तो उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो वो भरपाई करेंगे। जैसे सेक्शन 125 में बताया कि क्या क्या चीजें दे सकता है, जैसे कोस्ट अगर कोई लिटिगेशन कोस्ट में अगर आती है तो, या फिर कोई आपको अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं अगर आप सिविल सूट लड़े हैं और उसमें आपको अगर कुछ देना पड़ा मतलब सामने वाली आप केस हार गए फॉर एग्जांपल और कुछ देना पड़ा तो वो भी कवर होता है। तो ऑल सम्स कोस्ट एंड अदर थिंग्स मेंशन इन द एक्ट। और मैम गारंटी बोला था, हाँ गारंटी में मैम ये होता है कि थर्ड पर्सन टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या oblige himself to pay the debt or any liability or perform the promise on the default of the main person called as principal debtor, and the person who gave the guarantee is surety, and the person to whom is guarantee given is creditor। अच्छा मुकेश ये बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अक्यूज के पास क्या डिफेंस होता है? एक्यूज के पास मैम डिफेंस का तो मैम डिफेंस के तौर पर ले सकता है कि ये मेरी मतलब साइन नहीं है, या फिर इस तरह का कोई प्रैक्टिकल मतलब उसमें करते हैं कि ये चेक अमाउंट है ना मेरी राइटिंग में नहीं है, इस तरह का करते हैं। बट बाकी जो डिफेंस नहीं ले सकते हैं वो मुझे थोड़ा पता है बस। 138 का पूरा प्रोसीजर बताइए, जब चेक बाउंस होता है तो बैंक जी कैसे उसको प्रोसीड करता है? जी मैम, तो फॉर एग्जांपल जब चेक इशू करते हैं तो आपको मतलब जैसे गाइडलाइंस है आरबीआई की कि विद इन 3 मंथ्स है ना जो वैलिडिटी पीरियड है उसमें आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे हम प्रेजेंट करेंगे बैंक में, संबंधित बैंक में जहाँ का चेक है, या मतलब जहाँ का मतलब फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने चेक दिया तो मेरी बैंक में मैं प्रेजेंट करूंगा, तो वो अगर चेक जो है डिसऑनर हो जाता है बेसिकली मतलब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जैसे बैंक है ना आपको क्या बोलते हैं एक वो डिसऑनर के साथ मेमो देगा कि ये संबंधित चेक डिसऑनर हो गया, तो फिर बाद में जिस दिन अपन को मिला तो विद इन 30 डेज मतलब है ना अपन नोटिस इशू कर सकते हैं किसको, जो जिससे चेक मिला है अपन को। फिर नोटिस इशू करने के बाद अगर 15 डेज तक अगर वो अपन को रीपे नहीं करता है जो मतलब चेक अमाउंट है नहीं देता, तो 16 डे अपना क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और विद इन 30 डेज उसके कॉज ऑफ एक्शन अराइज के हम एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं फॉर द अंडर सेक्शन 138। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पर रिटर्न कंप्लेंट फाइल होगी। ठीक है। मान लो मेरे अकाउंट में तो पैसे भी थे, ठीक है, और कोई एग्रीमेंट भी नहीं था मेरा बैंक के साथ कि पेमेंट स्टॉप कर देना इस अमाउंट के ऊपर, फिर भी बैंक ने मेरा चेक डिसऑनर कर दिया, फिर क्या कर सकते हैं? मैम फिर उसके लिए मैम मैंने पढ़ा है कि अगर इनकन्वीनियंस होती है ना सामने वाले जो जिसको चेक दिया था तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा बस। कौन करेगा?
मैम कंपनसेट मुझे नहीं पता, सॉरी। ठीक है। अच्छा, नेशनलाइज बैंक तो आपको पता है क्या जी। होता है इसका मतलब? ये कब बैंक को नेशनलाइज करना क्यों शुरू किया गया, क्या कारण है? मैम ये 1969 में नेशनलाइज किया गया बैंकों का, कि जैसे एक तो मतलब हम जानते हैं कि मतलब सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, है ना, और मनी मार्केट को मतलब कंट्रोल करने, मनी को सर्कुलेशन और सब ना कंट्रोल करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया था। अच्छा, ये बताइए क्या माइनर लोन ले सकता है बैंक से? मैम माइनर जैसे हम जनरल एक उसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी देखते हैं कि माइनर बेनिफिट ले सकता है बट लाइबिलिटी नहीं ले सकता है, तो उसी तरीके से मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर मैम उसके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो लोन नहीं ले सकता, सॉरी मुझे आइडिया। जैसे आपने मैम ने पूछा था कि आपसे इंडेमनिटी गारंटी, अच्छा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, कैसे बैंक का रोल इसमें क्या होता है, कैसे किया जाता है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट? मैम जैसे गारंटी का तो हम देखते ही हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी लोन देते हैं तो एक प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है कि कोई बैंक लोन देती है तो पहले पूछती है कि भाई आपके साथ में कोई व्यक्ति है जिसका अकाउंट यहाँ इस बैंक में है ना, तो रेफरेंस के लिए पूछते हैं, तो वो सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं। तो ये गारंटी तो ये हुआ कि अगर ये नहीं देंगे तो आपसे वसूल। अच्छा, सिक्योरिटी और श्योरिटी में यहाँ क्या डिफरेंस होता है? Security means some assets are kept with the or any interest created by the financial bank on the financial assets, है ना। और सिक्योरिटी में मतलब कि असेट्स वगैरह रखना जरूरी नहीं है, बट ये है कि ऑब्लिगेशंस होता है थर्ड पर्सन का कि हाँ अगर डिफॉल्ट होता है तो दैट पर्सन कैन रीपे द अमाउंट, ऐसा। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर कैसे किया जाता है? डिफॉल्ट होता है तो जो लाइबिलिटी जजमेंट डेटर्स की जो प्रिंसिपल डेटर की है वही लाइबिलिटी सिक्योरिटी को मतलब फुलफिल लाइबिलिटी जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। को एक्सटेंसिव करके जो मतलब वो जो बोलते हैं कि अगर इंटरेस्ट देना है, मतलब सामने वाली जो क्या प्रिंसिपल डेटर है उसको अगर इंटरेस्ट भी देना है तो वही लाइबिलिटी उसकी भी रहेगी सिक्योरिटी की। एक लास्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड के अंदर, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अपील का क्या प्रोसीजर? मैम अपील 45 डेज में कर सकते हैं हम, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का केस है तो हम स्टेट कमीशन में अपन मतलब अपील कर सकते हैं विद इन 45 डेज। और उसमें भी मैम ये है कि आपको 50% जो अमाउंट है, अगर आप मतलब नीचे कमीशन में अगर आपको पैसा जमा करने का बोला है तो आपको 50% जमा करना होगा, और अन्यथा मतलब कोई एक्सेप्शनल रीजंस हो तो वो मतलब कम करके 25% तक कर सकते हैं। तो विद इन 45 डेज में आपको अपील और विद जो ऑर्डर रहेगा, है ना, या फिर जजमेंट रहे जिसकी अपील की है उसके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? मैम जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पर थोड़ा मतलब कानून को किस तरीके से मतलब एक जो रिसर्च करना है या फिर कानून को किस तरह के समझाया जाए तो वो मैंने किया है। और वही जैसे मैंने बताया कि अभी मैं लिटिगेशन भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं अपने जो भी पढ़ा है मैंने उसको मतलब इम्प्लीमेंट करता हूँ। और जैसे लीगल नोटिस वगैरह ड्राफ्ट करना है 138 के अंतर्गत भी मैं लीगल नोटिस ड्राफ्ट करता हूँ, और पिटिशंस वगैरह भी। तो जैसे हमें मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे लीगल एडवाइजर के तौर पर हमको वहाँ पर बैंक में काम करना है, तो ये जो ड्राफ्टिंग और जो रिसर्च स्किल्स है वो काफी हद तक काम आएंगी, इसलिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। इंटरव्यू अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सवाल आते थे तुम्हें, लेकिन थोड़ा लीगल लैंग्वेज यूज करो। तुम हर चीज को एग्जाम्पल से आंसर करना चाहते हो, है ना। तुम्हें सब पता है, तुम्हें प्रोसेस पता है, तुम्हें प्रोसीजर पता है, तुम्हें लॉ पता है, लेकिन तुम हर चीज को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो। जहां पे तुम ये बता रहे हो कि जैसे ऐसा हुआ तो फिर ये होगा। इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस पता है तुम्हें, लेकिन तुम उसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहां पे लीगल टर्म्स मिस हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक तो ये है कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा लीगल लॉ पे फोकस करो, बेयर एक्ट की भाषा थोड़ी सी बोलो, एक ये चीज है। दूसरा, लैंग्वेज थोड़ी रिफाइन करने की जरूरत है। जैसे कई जगह पे यू सेड की जैसे अपन को ऐसा होता है, अपन को वैसा, अपन तो कोई वर्ड भी नहीं है,
है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज रिफाइन करने की जरूरत है। लॉ की समझ अच्छी है, वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा स्माइल करते हुए कंपोज होके भी आंसर दे सकते हो। अभी ऐसा लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी में हो, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, थोड़ा ठहराव लाके आंसर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लॉ अच्छा है तुम्हारा, तो चांसेस अच्छे हैं तुम्हारे सिलेक्शन के, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इन चीजों पे।